नमस्कार साथियों, मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो है वो पिछले लेक्चर में सुकरात को कंप्लीट किया था। सुकरात के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमने देखा था, और अगर आप उसको एक दो बार और देखकर समझ जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि सुकरात को पढ़ने में, सुकरात का अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें आपको आंसर लिखने में कोई समस्या होगी। ठीक, आज से हम चालू करेंगे। सुकरात के एक शिष्य हैं जिनका नाम है प्लेटो। कहा जा सकता है कि सबसे अच्छे शिष्यों में से जो है वो थे, और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और महत्वपूर्ण इसीलिए भी थे क्योंकि भाई सुकरात के शिष्य थे, और सुकरात का शिष्य होना जो है वो अपने आप में क्या है भाई, एक बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें, आज से हमको देखना है प्लेटो, और प्लेटो को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए। प्लेटो के बारे में प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं तो समझिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो तीन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो बनती हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो रचनाओं से एक इनका प्रश्न बनता है हमेशा। ठीक, चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो होता है भाई इनका नीति मीमांसा से संबंधित, है ना। नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा से संबंधित इनके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दो प्रश्न और आपके जो पिछले आप जब पेपर्स देखेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा प्लेटो का आदर्श राज्य। ठीक, क्योंकि ये ध्यान रखना, प्लेटो, सुकरात ने कोई राजनीतिक चिंतन नहीं दिया, लेकिन प्लेटो ने क्या दिया भाई, राजनीतिक चिंतन दिया। इसीलिए इनको जो है वो पहला राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने एक शिक्षा सिद्धांत भी दिया। तो ये भी हमको जो है वो देखना है। ये आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो इसमें शॉर्ट्स में क्वेश्चन बतेंगे वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए। तो बढ़ते हैं आपका आगे। प्लेटो भी आपका जो है वो एथेंस के ही एक नागरिक थे। सुकरात के सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे। और जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उनको जो है वहाँ की व्यवस्था से, जो राज्य था उससे क्या हो गई भाई, एक आसक्ति पैदा हो गई उसके प्रति, या हम कह सकते हैं कि एक जो है वो नफरत जो है उसके प्रति पैदा हो गई। और फिर इन्होंने क्या किया कि भाई सुकरात के बहुत बड़े जो है वो आपके शिष्य थे, बहुत फेमस, सुकरात की हर एक बात को इन्होंने जो है अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से फॉलो किया, और उन्हीं के दर्शन को क्या किया भाई, आगे बढ़ाया। प्लेटो ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो संवाद के रूप में लिखी, इसलिए उनकी हर रचना को डायलॉग कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। और इन्होंने जो संवाद, जो हम नाम पढ़ते हैं, हर संवाद का एक नाम है जिसमें सुकरात और उस व्यक्ति के बीच क्या है भाई, आपके संवाद स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर प्लेटो ने अपने जो गुरु हैं, सुकरात हैं, उनके संवादों को अपनी रचनाओं में लिखा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। आपका इनका थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 428 बीसी में हुआ था, ध्यान रखना, 428 बीसी में एथेंस नगर में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक, एथेंस नगर में इनका जन्म हुआ था, इजीना नामक द्वीप पर। ठीक, इसके बाद इनको अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना भाई, अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन सीधा आपका बन जाएगा। इनको अरिस्टिक्लोस के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको अरिस्टिक्लीस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा कि प्लेटो को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो भाई ध्यान रखना, प्लेटो को जो है वो अफलातून और अरिस्टोक्लीस के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे, अभी चर्चा की हमने, सुकरात इनके गुरु थे। और भाई इनका शिष्य कौन थे, तो भाई अरस्तु जो है वो इनके शिष्य थे। अब समझना, इनका चिंतन था बुद्धिवादी। एक होता है बुद्धिवादी चिंतन और एक होता है अनुभववादी चिंतन। अनुभववादी चिंतन में जो है वो अनुभव के आधार पर, इंद्रिय अनुभव के आधार पर जो है वो आपका चिंतन किया जाता है। और बुद्धिवादी में तर्क या बुद्धि का प्रयोग करके चिंतन किया जाता है। ये अनुभववाद पर विश्वास नहीं करते, ये तर्कों पर विश्वास करते हैं, और ये बुद्धि पर विश्वास करते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो सुकरात के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आपका प्रश्न है वो देखते हैं यहाँ पर उनके परिचय में। इनको ध्यान रखना, पश्चिमी जगत का क्या कहा जाता है भाई, इनको पश्चिमी जगत का
इनको पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। इनको जो है वो फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। इनसे पहले सुकरात आए थे। सुकरात ने दर्शन तो दिया, सुकरात ने सद्गुण का सिद्धांत तो दिया, लेकिन सुकरात ने कोई भी पॉलिटिकल विचार नहीं दिए। प्लेटो आए, प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने जो है वो एक आइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, और भाई इसीलिए इनको क्या माना जाता है, इनको जो है वो पहला राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। इन्होंने क्या दिया, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान क्या है भाई, आदर्श राज्य की संकल्पना, आइडल स्टेट की संकल्पना इन्होंने दी, कॉन्सेप्ट दिया। क्या है आइडल स्टेट हम समझेंगे। और इनको जो है वो पाश्चात्य जगत का पहला स्वप्नदर्शी माना जाता है, पहला विजनरी माना जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने जो आदर्श राज्य में जो बातें कही, आदर्श राज्य की जो संकल्पना थी उसमें कई चीजें ऐसी थीं जो वास्तविकता में होना बहुत मुश्किल थी या संभव नहीं थी। इसलिए इनको क्या बताया गया, पहला कल्पनावादी बताया गया। ठीक, यहाँ पर स्वप्नदर्शी की जगह क्या हो सकता है भाई, कल्पनावादी भी आ सकता है। ये जो है वो आपका यही लोक की बात नहीं करते थे, इस लोक की बात नहीं करते थे, वो क्या करते थे भाई, आपका ऊपर जो दूसरा लोक है जो आपका यहाँ पर नहीं है उसकी बात करते थे। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें, ये जो है वो कल्पना, इनकी जो दर्शन देखने को मिलता है वो कल्पनाओं पर आधारित देखने को मिलता है, इसीलिए इनको पहला कल्पनावादी या स्वप्नदर्शी कहा गया। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। आज हम देखते हैं हर जगह एकेडमी जो है वो लिखा रहता है, तो एकेडमी क्या थी भाई, एक बहुत बड़ी संस्था थी, जो एक बहुत बड़ा अध्ययनशाला जो है वो आपका एथेंस में था, और भाई इसी के नाम से आपका एकेडमी क्या हुआ भाई, जो है वो फेमस हुआ, जिसमें प्लेटो ने क्या किया भाई, जो है वो दर्शन शास्त्र की और आपका जो गणित है उसकी शिक्षा वहां पर देना प्रारंभ किया। और यही एकेडमी फिर आपका इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज बड़े बड़े संस्थान या एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने नाम के साथ जो भी आपका शिक्षण देने वाले संस्थान है, ठीक, चाहे वो किसी भी फील्ड का शिक्षण हो, वो अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं भाई, एकेडमी लगाते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद इनके चिंतन पर किसका प्रभाव ज्यादा था, तो भाई ये इन्फ्लुएंस्ड है किससे, सुकरात से। अपने गुरु, अपने जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, और इतना प्रभाव था, मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो भी सुकरात के जो संवाद थे उनके नाम से अपनी रचनाएं लिखी। इवन इन्होंने अपनी भी जो बातें कही वो सुकरात के नाम से कही। ठीक, तो ध्यान रखना। इसके बाद इन्होंने भी 4 सद्गुण बताए। हमने जब सुकरात पढ़ा था तो सुकरात के हमने जो है वो सद्गुण देखे थे, क्या क्या था भाई आपका, उसके भी 4 सद्गुण थे। यहाँ पर भी क्या है भाई आपका 4 सद्गुण वही है, बस अंतर इतना है कि भाई वहाँ पर सुकरात ने विवेक को, सुकरात ने किसको इंपॉर्टेंट माना था भाई, ध्यान रखना, सुकरात ने जो है वो ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण माना था और कहा था ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो ने किसको जो है वो आपका सर्वोच्च माना, तो प्लेटो ने न्याय या जस्टिस को क्या माना भाई, आपका सबसे महत्वपूर्ण माना। तो ध्यान रखना कि भाई दोनों के लगभग सद्गुण समान है, लेकिन प्लेटो ने न्याय को महत्व दिया और सुकरात ने किसको दिया था भाई, आपका ज्ञान को जो है वो आपका जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या हमको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो है वो हमको ये ध्यान रखना है कि भाई प्लेटो जो है वो क्या है भाई, आपका जो है वो पहला प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, इसको पहला कल्पनावादी कहा जाता है। इसने जो है वो आदर्श राज्य की स्थापना की। इसके बाद इसके समूचे चिंतन पर किसका प्रभाव था, ध्यान रखना, समूचे चिंतन पर सुकरात का प्रभाव था। इनके शिष्य कौन थे भाई, अरस्तु थे। इन्होंने भी क्या दिए, 4 सद्गुण दिए, 4 वर्ज्यू दिए। कौन कौन से, इन्होंने दिया आपका जो है वो विवेक, संयम, साहस और न्याय। लेकिन इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण किसको माना, न्याय को। ये अंतर ध्यान रखना, सद्गुण समान है, बस महत्व परिवर्तित हो जाएगा। सुकरात जो है वो ज्ञान को सद्गुण मानेंगे सबसे महत्वपूर्ण, और प्लेटो जो है वो न्याय को मानेंगे। इसके बाद इन्होंने ध्यान रखना 4 बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया।
कौन कौन सी 4 बातें थी? इन्होंने जो है ये कहा, सबसे पहली बात ईश्वर का धन्यवाद इसीलिए दिया कि मैं यूनान या ग्रीक में पैदा हुआ हूँ, किसी असभ्य जाति में पैदा नहीं हुआ। तो पहला धन्यवाद यूनान या ग्रीक में पैदा होने के लिए। दूसरा धन्यवाद क्यों दिया इन्होंने? दूसरा धन्यवाद इसलिए दिया कि भाई ये स्वतंत्र पैदा हुए। इन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मैं धन्यवाद देता हूँ, दूसरा धन्यवाद इसलिए कि मैं स्वतंत्र रूप में पैदा हुआ हूँ, मैं किसी दास के रूप में पैदा नहीं हुआ। तो पहला ग्रीक में पैदा होने के लिए, दूसरा स्वतंत्र पैदा होने के लिए, तीसरा जो है वो पुरुष के रूप में पैदा हुआ, महिला के रूप या स्त्री के रूप में पैदा नहीं हुआ, इसके लिए एक धन्यवाद दिया। इन दोनों आधारों पर कभी कभी जो है वो प्लेटो की आलोचना भी की जाती है कि भाई दास और स्त्रियों के प्रति इनका जो व्यू था वो नेगेटिव था, जो इनके इस कथन से हमको समझ में आता है, ठीक, कि यहाँ पर इन्होंने दास को और स्त्रियों को जो है वो निम्न माना है। इसके बाद इन्होंने चौथा और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद ईश्वर का इसीलिए किया कि भाई मैं उस युग में पैदा हुआ जिस युग में सुकरात था। तो 4 चीज़ों के लिए धन्यवाद। 4 चीज़ें कौन कौन सी? पहला, मैं ग्रीक या यूनान में पैदा हुआ। दूसरा कि मैं जो है वो आज़ाद पैदा हुआ हूँ, स्वतंत्र पैदा हुआ हूँ, दास पैदा नहीं हुआ। तीसरा, मैं पुरुष रूप में पैदा हुआ, महिला रूप में नहीं हुआ। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि मैं सुकरात के समय में क्या हुआ भाई? पैदा हुआ। तो ये इन चीज़ों के लिए क्या किया भाई? इन्होंने जो है वो ईश्वर का धन्यवाद किया। ये एक आपका सामान्य परिचय इनका चलता है। इसके बाद इनकी रचनाएं जो है वो कई बार पूछी जाती हैं, जैसे द रिपब्लिक पूछा गया। देखिए ये सारे क्या है, इनके जो है वो ये सारे संवाद शैली में लिखे गए हैं, सारे डायलॉग्स हैं ये। और भाई यहाँ पर क्या है, जिसके साथ डायलॉग्स हो उसका नाम, जैसे रिपब्लिक हो गया, लॉज हो गया, सिंपोजियम हो गया, फिलिबस हो गया, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखिएगा 2 संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपका रिपब्लिक और एक ध्यान रखिएगा फिलेबस, ठीक। चलिए अब ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग 50 से अधिक रचनाएं लिखी हैं, जिसमें अधिकांश किस शैली में लिखी गई है भाई? ध्यान रखना, संवाद शैली में जो है वो लिखी गई है, जो है वो डायलॉग स्टाइल में लिखी गई है। इसके बाद प्रमुख रचनाओं में ध्यान रखना, द रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जिनमें इनके अधिकांश विचार हमको देखने को मिलते हैं। इनका जो न्याय का सिद्धांत है वो भी कहाँ देखने को मिलता है? हमको द रिपब्लिक में देखने को मिलता है। इसके बाद द स्टेट्समैन ध्यान रखिएगा, ये भी इनकी रचना है। द लॉज ध्यान रखना, इसमें आदर्श राज्य का सिद्धांत भी हमको देखने को मिलता है। इसके बाद फिर सिंपोजियम ध्यान रखिएगा। एपोलॉजी ध्यान रखना, एपोलॉजी जो है ये क्या है भाई? दार्शनिक दृष्टि से इनकी जो है वो महत्वपूर्ण रचना है, ठीक। तो ध्यान रखना रिपब्लिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद सिंपोजियम ध्यान रखना, द स्टेट्समैन ध्यान रखिएगा, द लॉज ध्यान रखना। इसके बाद फिलेबस ध्यान रखिएगा, फिलेबस भी इनकी प्रमुख संवादों में से एक है। इसके बाद द क्रीटो हो जाएगा, इयॉन हो जाएगा और फियाडो हो जाएगा। तो ये रचनाओं के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, सिंपोजियम, एपोलॉजी, फिलेबस, द क्रीटो, इयॉन और फियाडो। ये जिसके भाई कई बार सवाल आता है प्लेटो की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो भाई ध्यान रखना प्लेटो की ये 3 रचनाएं कोई भी आप इनमें से लिख सकते हैं, या इनमें से कोई रचना देखकर पूछी जा सकती है, क्योंकि अक्सर रचनाओं से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये जो है ये कृति किसकी रचना है, तो ये पूछा जाता है, इसलिए इसको आप क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे अगर हम बात करें तो हमको देखना है प्लेटो का ज्ञान। देखो दर्शन चालू करते हैं, और दर्शन में हमने पढ़ा था कि भाई 3 शाखाएं होती हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। हमको जो है वो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा देखनी है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा बहुत छोटी है, बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से प्रश्न बने, फिर भी इसको हम एक बार जो है वो देख लेते हैं। इनकी जो नीति मीमांसा है उससे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, ठीक। चलिए
तो इनकी जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो इन्होंने भी सद्गुणों पर बल दिया, क्योंकि सिंपल चीज है, सुकरात के शिष्य है तो सुकरात के चिंतन का प्रभाव हमको इनके चिंतन में साफ साफ दिखाई देगा, ठीक। और इसको ये और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी सुकरात के जैसा कहा। क्या कहा भाई सुकरात के जैसा? इन्होंने कहा कि सद्गुण जो है वही सबसे अच्छे होते हैं, तो सद्गुणों पर बल दिया जैसे सुकरात ने दिया। उनके भी 4 सद्गुण थे, इनके भी वही 4 सद्गुण थे। अंतर क्या था, पुनः बता रहा हूं कि भाई जो सुकरात थे उन्होंने किसको महत्व दिया, ज्ञान या विवेक को महत्व दिया। सद्गुण ही ज्ञान है, किसका कथन है, सुकरात का। और भाई जो प्लेटो है उन्होंने न्याय को बल दिया, ठीक। इसके बाद इनके अनुसार भी ध्यान रखना, सत्य जो है वो शाश्वत, स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है, ठीक। तो ध्यान रखना ये भी आपका सत्य परमानेंट और अनचेंजिंग होता है। और भाई ध्यान रखना सत्य को इन्होंने क्या कहा, एक प्रत्यय कहा, यहाँ इज इक्वल टू कर लीजिएगा। सत्य को क्या कहा इन्होंने, एक आइडिया कहा। अब ये प्रत्यय क्या आया, ध्यान रखना, सिंपल चीज ध्यान रखिए। सुकरात के समय में हमने क्या पढ़ा था, सुकरात के समय में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको कहा जाता है संप्रत्यय। और इसके बाद इसमें प्लेटो ने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और प्लेटो के पास आकर यही संप्रत्यय क्या बन गया भाई, आपका प्रत्यय बन गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर संप्रत्यय था सुकरात के समय में, जो संप्रत्यय था वो यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आकर वो आइडिया बन जाएगा, यहाँ पर आकर वो प्रत्यय बन जाएगा। और जब आप प्लेटो का प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है, प्लेटो का प्रत्ययवाद आइडियलिज्म कहा जाता है। तो वो चीजें भी हम देखेंगे। तो ध्यान रखना प्रत्यय संप्रत्यय लगभग सेम चीज है। जो चीज सुकरात के यहाँ क्या थी भाई, आपका प्रत्यय संप्रत्यय थी, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी भाई, आपका प्रत्यय हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक। चलिए इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई आदर्श राज्य, क्योंकि मैंने कहा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया भाई, एक आदर्श राज्य की संकल्पना इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिससे प्रश्न बनेगा जिसको हम समझेंगे, ठीक। तो इन्होंने कहा कि आदर्श राज्य के लिए भाई कैसे लोग आवश्यक हैं, तो अच्छे मनुष्य, मतलब अच्छे हों, कैसे हों भाई, सद्गुणी हों, कैसे हों, उत्कृष्ट हों, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कहा कि आदर्श राज्य के लिए अच्छे लोग हों, आदर्श राज्य के लिए सद्गुणी लोग हों, आदर्श राज्य के लिए कैसे हों भाई, आपका एक्सीलेंट, या अगर हम बात करें उत्कृष्ट लोग जो है वो आपके चाहिए, ठीक। और ऐसे इंसान कैसे बन पाएगा, तो मतलब ये सद्गुणी इंसान कैसे बन पाएगा, तो भाई ध्यान रखना ये सद्गुणी बन पाएगा इंसान किससे भाई, शिक्षा से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है उन्होंने कहा, जो सुकरात थे उन्होंने क्या कहा कि भाई संप्रत्यय जो है वो कैसे डेवलप होते हैं, तो संप्रत्यय डेवलप होते हैं प्रयास से, कठोर प्रयास से। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो संप्रत्यय या सद्गुण जो आपके पैदा होते हैं, ये सद्गुण कैसे पैदा होते हैं भाई, ध्यान रखना ये शिक्षा से पैदा होते हैं। तो वहां पर प्रयास था, यहाँ पर क्या है, शिक्षा थी, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, बस यही है प्लेटो की ज्ञान मीमांसा कि यहाँ पर जो है इन्होंने क्या कहा कि भाई जो है वो सत्य को जो है वो प्रत्यय माना, सत्य के बारे में यहाँ बात की, सद्गुणों की बात की, और सद्गुणों पर जो है इन्होंने आपका क्या दिया भाई, अधिक महत्व दिया। इसी को हम समझेंगे आपका आगे, तो ये चीज आपकी और क्लियर होगी, ठीक। चलिए प्रश्न कभी भी देखिए, आपको बहुत कम संभावना है कि ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा करके आए, बहुत कम संभावना है। आएगा तो क्या आएगा भाई, सीधा प्रश्न आपको एमपीपीएससी में पूछता है कि भाई आदर्श राज्य बताइए या प्रत्यय का सिद्धांत बताइए, प्रत्ययवाद बताइए, तो वो हम चीजें आपका आगे देखते हैं, ठीक। चलिए तो आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना यहां से आपको जो है वो प्लेटो को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि अब प्रश्न जो है वो आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक। और प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इसका सद्गुण सिद्धांत, या इसका न्याय सिद्धांत, या इसका नीति सिद्धांत, जहां से हमको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझनी है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
भाई प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है इसको क्या कहा जाता है? तत्व मतलब क्या, जब जो है वो आपका भवलोक की बात की जाए जो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है? तत्व मीमांसा। जब हम इस लोक को छोड़कर परलोक की बातें करें उसको क्या कहा जाता है भाई? आपका तत्व मीमांसा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है उसको क्या कहा जाता है भाई? प्रत्ययवाद कहा जाता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कठिन है पर समझाने का प्रयास करूंगा सरल शब्दों में। भाई इसकी जो तत्व मीमांसा है, देखिए सिंपल साधारण चीज है, जो चीज हम नहीं देख सकते उसको समझना मुश्किल है। जो चीजें दिख रही हैं उसको तो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं दिख रही है, जब हम परलोक की बात करते हैं तो उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, और खासकर पाश्चात्य दर्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा और जो है कठिन उसको समझते हैं। ठीक, चलिए, तो प्लेटो की तत्व मीमांसा को क्या कहा जाता है? प्रत्ययवाद कहा जाता है। ध्यान रखना, उसको जो है वो आपका आइडियलिज्म कहा जाता है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। आइडियलिज्म क्या है? प्लेटो की तत्व मीमांसा है। ठीक, इन्होंने कहा कि जो सद्गुण है, इस सद्गुण को अपने भीतर विकसित करने का अर्थ है कि उसके प्रत्यय को समझ जाना। ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्या हो जाएगा भाई? आपका प्रत्यय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? आपका जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो आइडिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना कि भाई इन्होंने क्या कहा कि जैसे सुकरात ने क्या कहा था कि भाई ज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और कठोर प्रयास आप करेंगे तो उससे क्या होंगे? सद्गुण आपके अंदर जो है वो जो है वो स्वतः जो है वो डेवलप हो जाएंगे। कठोर प्रयास करके आपके मन, कर्म और चिंतन में वो व्यवहार के रूप में क्या होंगे भाई? दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी सद्गुण को अपने अंदर विकसित करने का अर्थ है कि आप उसके सद्गुण के प्रत्यय को, उसके आइडिया को आप समझ गए। ठीक, तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई जो सद्गुण है उसको समझ जाना, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं? अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, जैसे अगर आप अहिंसावादी हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें प्रत्यय है अहिंसा। आपने कहा कि मैं एक अहिंसक मनुष्य हूं, तो भाई यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है अहिंसा सद्गुण को अपनाया है, और अहिंसा के आइडिया को आप समझ गए हैं, तभी आपने क्या किया? उसको भाई अपना लिया। आपने कहा मैं साहसी हूं, तो इसमें साहस क्या है भाई? आपका साहस सद्गुण प्रत्यय है आपका। तो जब आप साहस के प्रत्यय को समझ गए, प्रत्यय मतलब हो गया एक तरीके से जो है वो शुद्ध रूप उसका, है ना। जैसे सुंदरता का प्रत्यय क्या हो गया भाई? सौंदर्य हो गया। ठीक, किसी भी जो है वो, जैसे आपने कहा कि नीला पेन, तो उसका प्रत्यय क्या हो गया? नीलापन। तो वैसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं हिंसा नहीं करता, मतलब आप अहिंसा के प्रत्यय को मन कर्म वचन से किसी को भला बुरा नहीं बोलना, इस प्रत्यय को आप क्या हो गए हैं भाई? समझ गए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि किसी भी सद्गुण को अपने भीतर डेवलप करने का अर्थ है कि आप उसके आइडिया को, आपने कहा कि मैं भाई जो है वो सत्य बोलता हूं, मतलब क्या है? आप सत्य के प्रत्यय को समझ चुके हैं, इसलिए आप अपने बारे को, अपने आप को सत्यवादी कह रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस डिफरेंसेस को समझिएगा। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसकी भाई? आपका प्रत्ययवाद की। अब समझिएगा संप्रत्यय और प्रत्यय में क्या अंतर है। कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सुकरात ने। ठीक, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो भाई ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट दिया था भाई आपका सुकरात ने, और प्लेटो ने क्या दिया? प्लेटो ने दिया भाई आपका आइडिया। अब इसमें अंतर क्या है समझिएगा। कॉन्सेप्ट जो है, सुकरात ने कहा कि भाई जो संप्रत्यय है, जो आपका संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट है, वो केवल दिमाग में रहते हैं। ठीक, वो क्या है? केवल आपका दिमाग में। जैसे कि भाई संप्रत्यय की अगर हम बात करें, जैसे आपने जो है वो देखा कि कोई मोटा आदमी है। अब आपने क्या देखा कि मोटा प्लस आदमी, अब उसके ऊपर कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि मोटा आदमी है। आपने केवल क्या देखा? आदमी देखा। आप मोटा जो प्रत्यय है
है ना, मोटे की एक इमेज आपके दिमाग में बनी हुई है, वो दिमाग की इमेज और वो आदमी क्या हो गया भाई आपका मिक्स हुआ, दोनों मिले और आपके दिमाग ने क्या कहा, एक जो है ये कहा कि भाई ये कैसा आदमी है, मोटा आदमी है, ये लंबा आदमी है, ये काला आदमी है, ये गोरा आदमी है, भाई ये पेन जैसे आपने चलाया ये चल रहा है पीला, ठीक, आपने कहा कि भाई ये पेन पीला पेन है, पर ये पीला क्या है भाई, संप्रत्यय जो आपके दिमाग में है, ये रंग जो है वो आपको दिख रहा है पीला, आपके दिमाग में ये चीज पता है, तो आपने क्या कह दिया भाई ये पीला पेन है। तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो सुकरात ने क्या कहा कि संप्रत्यय जो है ना वो केवल दिमाग की उपज होती है, केवल क्या होते हैं आपके दिमाग में होते हैं। प्लेटो ने इस बात का खंडन किया और कहा कि भाई संप्रत्यय केवल दिमाग में नहीं होते, दिमाग से भिन्न भी होते हैं, इनका खुद का भी एक अपना अस्तित्व है। जैसे भाई अच्छाई, अच्छाई का भी क्या है अपना, अच्छाई हमारे साथ तो है लेकिन अच्छाई का भी अपना क्या है, एक अलग अस्तित्व है, चैतन्य रूप में वो आपका रहती है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो संप्रत्यय है वो संप्रत्यय केवल दिमाग में नहीं होते, अच्छाई का संप्रत्यय केवल दिमाग में नहीं है, अच्छाई सच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व है। ये किसने कहा भाई, प्लेटो ने कहा। पुनः बताता हूं, सुकरात का संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब आपके केवल दिमाग के अंदर जो विचार हैं, जो आपके विशेषताएं हैं, हमने पढ़ा था संप्रत्यय क्या होता है, किसी भी चीज की अनिवार्य विशेषताएं, तो उन विशेषताएं कहाँ है, वो आपके दिमाग में। और भाई आपने किसी वस्तु को देखा, वो उसका संप्रत्यय आपके दिमाग में है, संप्रत्यय और वस्तु मिली और आपने उन दोनों के आधार पर जो है अपना जो है वो डिसीजन दे दिया। जैसे भाई मैंने कहा कि आपने देखा लाल गाड़ी, ठीक, या आपने देखा बड़ी गाड़ी। अब भाई गाड़ी तो गाड़ी होती है, बड़ी छोटी कैसे बताया आपने, क्योंकि भाई बड़ी या छोटी का संप्रत्यय आपके दिमाग में है, आपने गाड़ी देखी, आपका संप्रत्यय जो है उसके साथ मिला और आपने देखा कि भाई क्या हुआ, आपने कहा ये बड़ी गाड़ी है ना। सांप, जहरीला सांप आपने कहा, तो भाई जहरीला होता है, ये संप्रत्यय आपके दिमाग में है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, ठीक। आपने ये तो नहीं कहा कि भाई जो है कुछ उसके बारे में और कि भाई ये तो बहुत जो है वो ईमानदार सांप है, या आपने ये तो नहीं कहा कि भाई ये तो बेईमान सांप है। आपने क्या कहा, क्योंकि सांप के बारे में आपका संप्रत्यय क्या है कि भाई या तो वो जहरीला हो सकता है ना, या तो उसके रंग को लेकर संप्रत्यय होगा, या तो उसकी लंबाई को लेकर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। आपने जो है वो अगर कोई रंग बिरंगा सांप दिखा तो आपने कहा ये तो रंगीन सांप है, तो रंगीन क्या है, संप्रत्यय हो गया, सांप क्या हो गया, जड़ वस्तु हो गई, दोनों मिली और क्या हो गया भाई, आपने एक जो है वो पदार्थ के रूप में उसको आपने बता दिया। तो ये ध्यान रखिए, कहा था सुकरात ने। प्लेटो ने क्या, नहीं भाई, आपने कहा कि ईमानदार मनुष्य है, तो ईमानदारी संप्रत्यय केवल दिमाग की उपज नहीं है, ईमानदारी सत्य में कहीं ना कहीं क्या करती है भाई, आपका एग्जिस्ट करती है, सच में उसका कहीं ना कहीं क्या है भाई, आपका अस्तित्व है। तो ये किसने कहा भाई, आपका प्लेटो ने कहा। तो ध्यान रखना, प्लेटो के अनुसार जो संप्रत्यय हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो केवल आपके जो हैं वो केवल दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करते, वो उनके अलावा भी क्या है भाई, आपका एग्जिस्ट करते हैं। और भाई प्रत्यय जो है वो क्या है, आपके सच में अस्तित्व है, इनकी जो है वो अलग सत्ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, हमने कहा सुंदर, तो हम सुंदर किस आधार पर कहते हैं, सौंदर्य के आधार पर। सौंदर्य कोई ना कोई आपका विचार है ना, सुंदरता कोई ना कोई विचार है जिसके आधार पर हम क्या कहते हैं, किसी को सुंदर कहते हैं कि भाई ये तो बहुत सुंदर है। उससे सुंदर देखा हमने, फिर उसके आधार पर, उसके सौंदर्य के आधार पर कहा ये तो उससे भी सुंदर है। तो ये जो सुंदरता है, ये सुंदर का जो प्रत्यय है वो क्या है भाई, आपका सौंदर्य है। आपने कहा कि ईमानदार मनुष्य है, ईमानदार का प्रत्यय क्या है भाई, ईमानदारी है। आपने कहा अहिंसक पुरुष है, अहिंसक पुरुष का जो है वो क्या हो गया भाई, आपका जो प्रत्यय हो गया वो अहिंसा हो गई। आपने कहा मोटा आदमी है, मोटे आदमी का प्रत्यय मोटाई हो गई। आपने कहा ये लंबा आदमी है, इस लंबे आदमी का प्रत्यय क्या हो गई, लंबाई। अगर उससे लंबा आदमी आएगा तो आप उसकी लंबाई के आधार पर कहेंगे ना कि तो और लंबा आदमी है, उससे और लंबा है तो आपने कहा तो बहुत लंबा आदमी।
तो यहाँ पर लंबाई क्या है आपका, एक आइडिया है, और उस आइडिया के बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जो जड़ वस्तु है उसको आप क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। और यही आइडिया क्या है भाई आपका, प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय को इंग्लिश में आइडिया कहा जाता है और प्रत्ययवाद को क्या कहा जाता है, आइडियलिज्म कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, प्रत्ययवाद और प्रत्यय और संप्रत्यय में कभी आपसे अंतर पूछे तो ध्यान रखिएगा, संप्रत्यय जो है वो सुकरात का सिद्धांत है, प्रत्यय जो है वो प्लेटो का सिद्धांत है। ठीक, सा से सुकरात, सा से संप्रत्यय, ठीक, फिर पी से आपका या पा से प्लेटो और पा से प्रत्यय। ठीक, संप्रत्यय और संप्रत्यय में क्या अंतर है, तो ध्यान रखना, संप्रत्यय जो है वो सुकरात की देन है, और ये कहा जाता है संप्रत्यय में कि केवल जो आपके सद्गुण या आपका जो संप्रत्यय होते हैं वो केवल दिमाग में होते हैं, उनकी बाहर कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भाई अच्छाई एक प्रत्यय है, जो सुकरात का सिद्धांत था कि भाई अच्छाई क्या है, एक प्रत्यय, अच्छाई दिमाग में है। ठीक, अब मान ली किसी दिन ऐसा हुआ कि पूरा दुनिया जो है ये समाप्त हो गई। अब ये जो अच्छाई है ये इसकी अलग सत्ता नहीं है, सुकरात के अनुसार ये अच्छाई की अलग सत्ता नहीं है, ये क्या है भाई, मनुष्य की चेतन का हिस्सा है, ये मनुष्य पर निर्भर है। और भाई जिस दिन मान लीजिए विश्व के सब लोग खत्म हो गए, उस दिन अच्छाई कहाँ होगी, अच्छाई कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, कहीं नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्य के व्यक्ति के अंदर की चेतना है। भाई ईमानदारी मनुष्य की चेतना का पार्ट है। अब जिस दिन सारे व्यक्ति इस दिन दुनिया में नहीं रहे तो उस दिन ईमानदारी का कहाँ से अस्तित्व होगा, तो इनकी खुद की सत्ता नहीं है। प्लेटो ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो है इनका खुद की भी क्या है, आपका एक ना एक सत्ता है। तो ये इस पर आप जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, एक दो बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दर्शन एक ऐसा विषय है जिसको आप याद नहीं कर सकते, यहाँ इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत शांत रहकर इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ये इहलोक परलोक सबकी बातें होती है, तो यहाँ पर आपका तर्क जो है या आपका जो दिमाग है वो बहुत शांत होकर इसको समझना चाहिए। यहाँ पर आप सोचें कि आप याद कर लें, ऐसा नहीं है। एक बार समझ गए तो फिर चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए अब इन्होंने कैसे समझाया। प्लेटो ने कहा कि भाई जो प्रत्यय है ये जो है वो क्या है भाई, अपनी इनकी अलग सत्ता है, और ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रकट करने के लिए किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं। प्लेटो ने क्या कहा कि जो प्रत्यय हैं, जो आइडिया है, उनकी अपना एक अलग सत्ता है, उनकी एक अलग जो है वो आपका एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो प्रकट होने के लिए क्या करते हैं भाई, किसी ना किसी वस्तु का जो है वो आपका सहारा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये काला पेन है, अब ध्यान रखिए इसमें काले पेन में प्रत्यय क्या है, कालापन। अब प्रत्ययों को आप किसी जड़ वस्तु के बिना नहीं देख सकते। क्या आपने कभी लंबाई देखी, क्या कभी आपने काला देखा कैसा होता है, काला देखने के लिए कोई ना कोई प्रत्यय चाहिए। क्या आपने कभी मोटा देखा। अब मैंने कहा कि ये काला पेन है, अब इसमें संप्रत्यय क्या है, काला है, और भाई ये कालापन जो है इस पेन जड़ के साथ मिल गया। अब इस काले पेन के दो पक्ष हैं, एक है आपका जड़ पक्ष भौतिक वस्तु, और दूसरा इसका प्रत्यय। तो पेन क्या है भाई, इसका जड़ पक्ष है, और हमने कहा काला पेन, तो काला पेन क्या हो गया, इसका भाई आपका प्रत्यय हो गया। हमने कहा कि भाई जो है वो किसी वस्तु को हमने देखा, किसी फूल को हमने देखा, हमने कहा ये सुंदर फूल है। अब इसमें दो पक्ष हैं, एक तो क्या हो गया, सुंदरता प्रत्यय है, और उस सुंदरता ने अपने आप को प्रकट करने के लिए जो है वो जड़ तत्व का सहारा लिया। तो जब आपका प्रत्यय और जड़ तत्व मिले तो भौतिक पदार्थ के रूप में आपको वो क्या दिखा भाई, सुंदर फूल दिखा। तो ध्यान रखना इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने समझाया, जैसे हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर, जैसे सौंदर्य है, सौंदर्य क्या है भाई, सौंदर्य एक प्रत्यय है। ठीक, सौंदर्य क्या है, एक प्रत्यय है, इसमें कोई भी जड़ वस्तु शामिल नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि किसी ने सौंदर्य देखा है, नहीं। कोई भी वस्तु सुंदर है, क्या आप कह सकते हैं कि इससे सुंदर कोई वस्तु हो नहीं सकती, नहीं, क्योंकि भाई सौंदर्य क्या है, आपका एक प्रत्यय है, उससे भी कोई सुंदर वस्तु हो सकती है, लेकिन उस सब में सेम क्या है, सुंदरता। तो सुंदरता क्या है भाई, आपका प्रत्यय है।
कोई कम सुंदर है, कोई अधिक सुंदर है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रत्यय क्या है, आइडिया क्या है, आइडिया भाई इसमें आपका जो है वो ब्यूटी छुपा हुआ है, सौंदर्य छुपा हुआ है, जिसमें कोई भी आपका जो है वो जड़ वस्तु शामिल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, आइडिया कहते हैं। तो सौंदर्य क्या है, एक आपका प्रत्यय है। अब सौंदर्य के साथ हमने कहा कि कोई वस्तु सुंदर वस्तु है, तो ध्यान रखना ब्यूटी और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, सौंदर्य और सुंदर वस्तु में क्या अंतर है। सुंदर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक होता है जड़ पक्ष या आपका भौतिक पक्ष होता है, एक फिजिकल या आपका मटेरियल एक्सपेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, आइडिया होता है। अब आपने कहा सुंदर वस्तु, अब सुंदर कुछ भी हो सकता है, सुंदर मोबाइल आपका हो सकता है, सुंदर जो है भाई आपकी पत्नी भी हो सकती है, सुंदर जो है वो भाई मान के चलिए कि आप कुछ भी, आपका घर भी क्या हो सकता है, सुंदर हो सकता है। अब ये क्या है भाई, सुंदर वस्तु क्या है आपका, एक जो है वो भौतिक पक्ष है, लेकिन इसमें प्रत्यय क्या है, सौंदर्य जो सुंदर के रूप में जुड़ा। तो ध्यान रखना इसका जड़ पक्ष क्या हो गया भाई आपका, वस्तु हो गई, और इसका प्रत्यय क्या हो गया भाई आपका, सौंदर्य या सुंदरता हो गई। आपने कहा कि भाई ये काला पेन है, ठीक, आपने कहा कि नीला पेन है, ठीक, तो भाई ये कालापन, ये नीलापन क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया, और पेन क्या हो गया आपका, भौतिक वस्तु हो गई। जब ये प्रत्यय मिला और भौतिक वस्तु मिली, तब आपको जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक भौतिक मटेरियल के रूप में दिख रहा है। ये है प्रत्यय, ठीक। तो अब अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे, समस्या ही समझ तो हम जाएंगे, लेकिन लिखना कैसे है। अगर देखो मैंने आपको कहा कि भाई प्रत्यय ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लेटो की, जो है इंपॉर्टेंट नीति मीमांसा, आदर्श राज्य और आपका जो है वो शिक्षा सिद्धांत है। फिर भी अगर मान लीजिए ये आपको लिखने को आता है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप जो है वो प्लेटो के प्रत्ययवाद को समझाएंगे और क्या कहेंगे कि भाई प्लेटो की तत्व मीमांसा को जो है वो प्रत्ययवाद कहा जाता है, और प्लेटो के अनुसार जो है वो संप्रत्यय, या बात करें प्रत्यय जो है वो केवल दिमाग, देखो जब तक दिमाग में है तब तक केवल संप्रत्यय हो गया। प्लेटो ने कहा कि भाई अलग अलग में इसका अस्तित्व है, इसीलिए क्या कह दिया उसको, फिर उसने प्रत्यय कह दिया, है ना, कि दिमाग के साथ साथ बाहर भी इनका अस्तित्व है, तो वो क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। तो ध्यान रखना प्लेटो की तत्व मीमांसा को प्रत्ययवाद कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय या आइडिया जो है वो केवल दिमाग में नहीं होते, इनका खुद का क्या होता है भाई, अस्तित्व होता है, और प्रत्येक प्रत्यय अपने आगे के प्रत्यय को प्राप्त करना चाहता है, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि जैसे सुंदर वस्तु का जो प्रत्यय है वो क्या है भाई आपका, सौंदर्य है, ठीक। ये उदाहरण मैंने आपको दिया समझने के लिए। इसके बाद अब समझिएगा कि भाई सुंदर में, जैसे हमने कहा एक सौंदर्य और हमने कहा सुंदर, सौंदर्य प्रत्यय हो गया, सुंदर वस्तु हो गई। सुंदर वस्तु में दो चीजें हैं, जड़ है और आपका प्रत्यय है, मतलब यहाँ पर क्या है, मिश्रण है, और जिस भी चीज में मिश्रण होगा वो क्या होगा भाई आपका, अशुद्ध होगा। जिसमें भी मिश्रण होगा सॉरी वो अशुद्ध होगा। शुद्ध क्या है भाई आपका, प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय में 100% क्या है भाई, अगर हम बात करें इसमें 100% आपका जो है वो सौंदर्य है, और सुंदर में जड़ भी मिला है, प्रत्यय भी मिला है, तो ये क्या हो गई भाई आपकी, अशुद्ध हो गई। तो भाई इसने क्या कहा कि भाई प्लेटो के अनुसार दुनिया की हर वस्तु जो है वो आपकी अशुद्ध है, इसीलिए हर वस्तु अपने प्रत्यय जैसा शुद्ध हो जाना चाहती है, हर वस्तु जो है वो भगवान बनना चाहती है, हर वस्तु चाह रही है कि वो उसका सबसे बड़ा शुभ, शुभ मतलब क्या हो गया, सबसे उच्च स्थिति, जिससे उच्च ना हो। तो अगर हम बात करें सौंदर्य के शुभ की, मतलब सौंदर्य की सबसे सुंदर स्थिति, उससे ऊपर कुछ हो ही ना। ऐसे ही दुनिया की हर वस्तु, क्योंकि हर वस्तु में दो चीजें हैं, जड़ पक्ष भी है और प्रत्यय भी है, तो वो क्या है भाई आपका अशुद्ध है। वो आपका आगे बढ़कर क्या करना चाह रही है, अपने प्रत्यय जैसा सुंदरता या सुंदर व्यक्ति या सुंदर जो है कोई भी वस्तु, वो किसके जैसा होना चाह रही है, सौंदर्य जैसा प्योर होना चाह रही है, क्योंकि सौंदर्य प्योर है और ये क्या है भाई आपका वस्तु इम्प्योर है। इसके बाद प्रत्यक्ष बहुत सारे हो सकते हैं भाई, रंग हो सकता है प्रत्यक्ष, जैसे मैंने आपको बताया काला, इसका या काला पेन हमने कहा, तो पेन क्या हो गया जो है वो
जड़ तत्व हो गया, और कालापन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। हमने कहा कि भाई जो है वो लाल चेयर है, तो लालपन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और भाई जो चेयर है, जो आपकी कुर्सी है, वो क्या हो गई भाई, जड़ वस्तु हो गई। हमने कहा लंबा व्यक्ति है, तो लंबाई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और व्यक्ति क्या हो गया भाई आपका जो है वो जड़ पक्ष या वस्तु पक्ष हो गया। तो ध्यान रखना, तो जो प्लेटो है, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय जो है वो क्या है भाई, ध्यान रखना, प्लेटो के अनुसार जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय बहुत सारे हैं। इसके बाद प्रत्ययों की क्या है, एक अलग दुनिया है। मैंने कहा ना कि परलोक की बातें हो रही हैं, इन्होंने कहा प्रत्यय की एक अलग दुनिया है, और ये प्रत्यय की दुनिया क्या कर रही है, अपने से आगे वाले प्रत्यय की ओर बढ़ना चाह रही है, मतलब ऊपर की ओर जाना चाह रही है। सौंदर्य का प्रत्यय जो है वो आगे बढ़कर सौंदर्य के शुभ को प्राप्त करना चाहता है, मतलब शुभ क्या हो गया, सबसे उच्चतम अवस्था हो गई किसी भी प्रत्यय की। तो किसी भी प्रत्यय की सबसे उच्चतम अवस्था क्या हो गई भाई, शुभ हो गई। और हर प्रत्यय क्या करना चाहता है, अपने शुभ जैसा बनना चाहता है, अपनी उच्चतम स्थिति जैसा बनना चाहता है कोई भी वस्तु। तो ध्यान रखना, प्रत्यय जो है वो आपकी उनकी अलग दुनिया है। प्रत्येक प्रत्यय जो है वो अपने आगे की प्रत्यय की ओर क्या होते हैं भाई, बढ़ते रहते हैं, और अपने सर्वोच्च प्रत्यय, मतलब जो क्या है, अपना सर्वोच्च आदर्श जो शुभ है उसका प्रत्यय बनना चाहते हैं। जैसे कि सिंपल बात है कि आपने अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक छोटे से जैसे अहिंसा का हमने एक उदाहरण देखा, हमने शुभ माना किसको, महावीर जैन को, हमने उनको शुभ माना। प्रत्यय क्या है, अहिंसा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अहिंसात्मक होना चाह रहे हैं, और हम और ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसात्मक होना चाह रहे हैं, और किसके जैसा बनना चाह रहे हैं भाई, महावीर जैन जैसा बनना चाह रहे हैं। तो महावीर जैन इस स्थिति में क्या हो गए, शुभ हो गए, अहिंसा क्या हो गई, प्रत्यय हो गई। तो हम अहिंसा के किस लेवल पर जाना चाह रहे हैं, अहिंसा की बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। एक हो गया कि भाई आप खुद से किसी से हिंसा मत करो, दूसरा उसका प्रत्यय हो गया अहिंसा का कि भाई आप जो है जब तक कोई आप पर गलत या आप पर कोई शक्ति प्रयोग ना करे तब तक आप हिंसा मत करो। तो अहिंसा के बहुत सारे, मतलब अहिंसा एक प्रत्यय है, इसके बहुत सारे चरण हैं, और हम क्या कर रहे हैं भाई, अहिंसा को हमने प्रत्यय माना, और हम किस शुभ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, महावीर जैन के जो है वो शुभ को प्राप्त करना चाह रहे हैं। शुभ क्या हो गया, किसी भी प्रत्यय की उच्चतम स्थिति हो गई। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि प्रत्येक प्रत्यय जो है वो अपने आगे की प्रत्यय की ओर क्या है भाई, बढ़ना चाहता है, और अपने सर्वोच्च प्रत्यय को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। इसका सर्वोच्च प्रत्यय या आदर्श क्या कहलाता है भाई, आपका शुभ कहलाता है। और इसीलिए प्लेटो के जो समर्थक इन्होंने कहा कि भाई गुड इज गॉड, मतलब जो शुभ है वही क्या है, आपका भगवान है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो की क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो की तत्व मीमांसा है, या ये प्लेटो का क्या है भाई, आपका आइडियलिज्म है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, प्लेटो के आइडियलिज्म में इन बातों को ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः मैं समराइज कर देता हूं, प्लेटो ने जो है वो अपनी तत्व मीमांसा में क्या कहा, प्लेटो ने कहा इनकी तत्व मीमांसा को प्रत्ययवाद कहा जाता है। ठीक, प्रत्यय जो है वो प्लेटो का सिद्धांत है, संप्रत्यय जो है वो किसका सिद्धांत है भाई, आपके सुकरात का सिद्धांत है। संप्रत्यय का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका जो है वो कुछ ऐसी अनिवार्य विशेषताएं जो आपके दिमाग में है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्लेटो ने कहा कि नहीं भाई, इनका जो है वो दिमाग के साथ साथ स्वतंत्र रूप से भी क्या है, अस्तित्व है। और भाई जो स्वतंत्र रूप से जिनका अस्तित्व बताया उनको क्या कहा, उन्होंने प्रत्यय कहा। और उन्होंने कहा हर वस्तु का एक प्रत्यय होता है, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, किसी भी वस्तु में आपके दो पक्ष होते हैं, एक जड़ पक्ष होता है और एक उसका प्रत्यय होता है। आपने कहा कि भाई जो है वो काली भैंस, तो कालापन क्या है, एक प्रत्यय है। कालापन आप नहीं देख सकते, कालापन अपने आप को स्वयं से प्रकट नहीं कर सकता, वो प्रकट होने के लिए किसी वस्तु का सहारा लेगा। तो भाई जैसे हमने कहा कि भाई काली भैंस या काली गाय, तो उसमें दो प्रत्यय हो गए, एक जड़ पक्ष हो गई वो गाय, और भाई हमने कहा काली गाय मतलब क्या हो गया, वो उसका कालापन प्रत्यय हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई हर वस्तु का क्या होता है, आपका मिश्रण होती है, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक उसका जड़ पक्ष होता है, एक उसका प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो है वो क्या है भाई, आपका हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है, और प्रत्यय जो है वो उनकी अलग दुनिया है जो आगे बढ़ती रहती है, और वो
क्या करती है भाई, अपने सर्वोच्च प्रत्यय या अपने सबसे सुप्रीम जो आइडिया है, जिसको गुड कहा जाता है, जिसको शुभ कहा जाता है, उसको प्राप्त करना चाहती है। और यही क्या है भाई, आपका प्लेटो का आइडियलिज्म है। कल से जो है वो हम आपका जो अगले लेक्चर है उसमें हम चर्चा करेंगे, इसकी नीति मीमांसा की बात करेंगे, जिसमें आपका जो है वो राज्य भी, यहाँ से आपका राज्य सिद्धांत भी समझ में आएगा। अब यहाँ से प्लेटो के प्रश्न बनना, आपके मैक्सिमम प्रश्न बनना चालू होंगे। तो फिर हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इन प्लेटो के इस तत्व मीमांसा के बाद जो इनकी नीति मीमांसा वाला पोर्शन है, जो न्याय सिद्धांत है, जो राज्य का सिद्धांत है, वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।